और बड़ा सवाल जिस वक्त आपके दिल्ली सरकार और आरबीआई के बीच एमओयू से दिल्ली को कितना लाभ होगा, ये सबसे पहला और बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, राजधानी के वित्तीय हालात कितने सुधरेंगे। तीसरा सवाल कि ग्राउंड पर ये जो समझौता हुआ है इसका फायदा कब तक नजर आएगा, कब तक इसका फायदा देखने को मिलेगा। ये हमारे तीन प्रश्न हैं, तीन सवाल हैं। तो कहा यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच जो ये एमओयू हुआ है, इस एमओयू से वित्तीय तौर पर दिल्ली को काफी फायदा होगा। दिल्ली इससे आर्थिक तौर पर और भी सशक्त होगी। लेकिन यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत ग्राउंड पर कब तक परिणाम नजर आएंगे। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये सवाल दिल्ली का है और मुख्यमंत्री ने आज अपने संबोधन में जिस तरीके से इसका जिक्र किया और कहा है कि दिल्ली के लिए ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक पहल है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि दिल्ली सरकार का जो वित्तीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो ब्याज भी राज्य सरकार को मिलता है उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट अगर कम होगा तो जो पैसा बचेगा वो राज्य में के लिए खर्च होगा, उससे भी एक फायदा होने जा रहा है। तो ये कुछ एक अहम पहलू हैं, कुछ एक अहम इस एमओयू के बाद चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। तो आज की इस चर्चा में, इस बहस में हम इन्हीं पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे कि ये जो फैसला है, ये कदम है, ये कितना ऐतिहासिक है। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये ऐतिहासिक पहल है, ऐतिहासिक फैसला है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। निवान शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। और राय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले डॉक्टर अनिल गुप्ता, आपसे ही इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। सर, कैसे ये फैसला दिल्ली के लिए लाभदायक होने जा रहा है, कैसे ये दिल्ली के लिए के आर्थिक सेहत को मजबूत करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रही थी कि ऐतिहासिक फैसला है और इससे इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो नजर आएंगे, जो दिल्ली को सेहतमंद बनाएगा आर्थिक तौर पर। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। सही मायने में ये ऐतिहासिक फैसला है, और क्यों ऐतिहासिक है मैं इसके कारण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, और कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं। जी, ये सबको पता है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है। सत्ता में जब रेखा गुप्ता सरकार आई तो देखा वित्तीय जो स्थिति है दिल्ली की वो बहुत अच्छी नहीं है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि बहुत सारी देनदारी लेगेसी में मिली है। करीब 2700 करोड़ रुपया मेट्रो का जो कंट्रीब्यूशन था वो देनदारी मिली। करीब 45 करोड़ रुपए जो ई व्हीकल्स पे जो सब्सिडी के रूप में देना था वो मिला। जीएसटी का रिफंड करीब 900 करोड़ का दुकानदारों को, जो ट्रेडर्स का देना था, वो लेगेसी में मिला। हॉस्पिटल्स जो नए बन रहे थे उनका काम रुका पड़ा था। क्लस्टर्स में बेसिक कम्युनिटीज के लिए फंड नहीं था, एमसीडी को देने के लिए पैसा नहीं था। हर फ्रंट पे जो पहले दिखाया गया वो स्थिति जब सरकार सत्ता में आई थी नहीं, ठीक नहीं थी। देनदारी थी, नई सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं था, नए हॉस्पिटल्स जो रुके तो उसके काम नहीं था, मेट्रो का जो आगे एक्सपेंशन होना है, ईवी व्हीकल्स का होना है, और
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नॉर्मली जितनी भी देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, चाहे पौंडीचेरी की बात करें, चाहे बाकी जगह की बात करें, उनका लीड बैंकर वो आरबीआई होता है। आरबीआई देश का लीड बैंकर है, वैसे भी भारत सरकार का भी बैंकर है। और जब एक राज्य का, दिल्ली जैसे राज्य का, जैसे पौंडीचेरी में है और बाकी यूनियन टेरिटरीज में है, फायदे अभी आपने गिनाए, मैं भी आपको बताता हूं। लीड बैंक बनने से एक तो जो बाजार से जो पैसा लेना है वो आसानी से मिल जाता है, सस्ते ब्याज में मिलता है, क्योंकि हमें पता है आरबीआई दूसरी बैंकों को, बाकी जगहों को मेजर फंडिंग करता है। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जब हमारा अकाउंट सारा का सारा, हमारा मतलब दिल्ली सरकार का अकाउंट सारा आरबीआई या जो उसके ऑथोराइज कमर्शियल बैंक्स हैं उनके थ्रू होगा, जो ट्रांजैक्शन होंगे, हमारा डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और लोन पे इंटरेस्ट हमें कम देना पड़ेगा। अब दिल्ली से का जो दिल्ली सरकार का आरबीआई से करार हुआ है, ये मैं बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ, पर दिल्ली में पहली बार हुआ। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सिर्फ अभी जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर का जेएंडके बैंक देखता है, बाकी सब यूनियन टेरिटरीज का हुआ है, पर पिछली सरकारों ने आरबीआई से डीलिंग नहीं की। तो दिल्ली में जो विकास के कार्य रुके हुए, दिल्ली में जो पैसे की जरूरत की वजह से कार्य रुके हुए हैं, जो दिल्ली की देनदारी है वो बड़ी स्मूथ हो जाएंगी, आगे विकास के कार्य तेज होंगे। आज हमने सड़कों का निर्माण करना है, हॉस्पिटल का निर्माण करना है, मेट्रो का निर्माण करना है, ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करना, उनको सब्सिडी देनी है, बहुत सारे डेवलपमेंट के, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है। जो लेगेसी में हमें प्रॉब्लम्स मिली हैं, कहीं ना कहीं उनको ठीक करने में ये जो हमारा करार हुआ है दिल्ली सरकार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि दिल्ली को एक फाइनेंशियल, और आरबीआई पूरी सरकार को गाइड करता है। जब दिल्ली को गाइड करेगा कैसे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक रखें, कैसे बोरिंग्स को ठीक रखें, कैसे पे बैक करें, सारा सिस्टम जब आरबीआई के हाथ में होगा, तो मुझे लगता है जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है उस तरीके से दिल्ली भी तरक्की की राह में है। ठीक है जी। निवान शर्मा जी, पहला कमेंट तो इस एमओयू पर ही, और कैसे आपकी पार्टी इस एमओयू को देख रही है, और क्या ये उतना ही लाभदायक है जितना सत्ताधारी दल बता रही है? देखिए धर्मराज जी, बहुत बहुत नमस्कार। और जहां तक एमओयू की बात है, बीजेपी जानी जाती है एमओयूज, एग्रीमेंट्स, अनाउंसमेंट्स और नए नए वादे करना, नए नए जुमले फेंकना, इन सब के लिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन में ये एब्सोल्युटली जीरो है। उसके अनेकों उदाहरण हैं। इनके ढेरों एमओयू हुए थे मेक इन इंडिया पर, इनके ढेरों एमओयूज हुए थे स्मार्ट सिटीज पर, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्वच्छ भारत पर, हजारों करोड़ इन्होंने डिफरेंट एमओयूज पे खर्च कर दिए। लेकिन होता क्या, रिजल्ट क्या आता है? जीरो। इनके एमओयूज की रियलिटी ये है कि ये केवल और केवल खुद की जेबें कैसे भरें, इस पे इनका फोकस रहता है। जब इनकी जेबों में पैसा आ जाता है, उसके बाद इनके लिए एमओयूज की कोई वैल्यू नहीं है। आज ये आपको ये बता रहे हैं कि हम बच्चों को जो है वो कर्जे पे शिक्षा उनको लोन्स दिलवाएंगे। अब ये देखिए, ये बीजेपी की वो मानसिकता है जो केवल इस बात पे नहीं, इनके लगातार दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए या देश में देख लीजिए, इनकी ओवरऑल जो मानसिकता है देश को कर्जे में डुबाने वाली, उस पे वो दर्शाती है। उसका एग्जाम्पल ये है कि जब ये सत्ता में आए देश के अंदर, तो इनके ऊपर 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज जो है वो 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया पूरे देश के ऊपर। आप स्टेट वाइज बीजेपी के स्टेट्स देख लीजिए, महाराष्ट्र के पे 7 लाख करोड़ का कर्जा, उत्तर प्रदेश पे 7,22,000 करोड़ का कर्जा, राजस्थान पे 5,62,000 करोड़ का कर्जा, गुजरात पे 4,67,000 करोड़ का कर्जा, हरियाणा पे 3,36,000 करोड़ का कर्जा। अब ये देखिए, सारी स्टेट्स को कर्जों में डुबा दिया, सारे देश को कर्जे में डुबा दिया। वर्ल्ड बैंक की लिस्ट में नंबर 1 आगे कब कर्जे के अंदर, और अब क्या कह रहे हैं, हम बच्चों को भी कर्जे में डुबाएंगे। इसके अलावा अभी आपके चैनल पे क्या क्या झूठ बोले गए कि हमें कर्जों में घिरी हुई दिल्ली मिली है। आप ये आज तक नहीं बता पाए कि दिल्ली पे कितना कर्जा था जब आप आए थे। 1 रुपए का कर्जा नहीं छोड़ के गए थे हम दिल्ली में, जबकि हमें सरकार मिली थी तो 19,000 करोड़ रुपए का बजट था, और आज दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की वजह से है। और अब आप आगे देख लेना, इन्होंने दिल्ली को भी कर्जे में डुबा देना जैसे दूसरे स्टेट्स डुबा रखे।
माननीय प्रधानमंत्री जी, जब अगर अगर आपको एजुकेशन पे काम करना है तो दिल्ली के अंदर 25% हम एजुकेशन पे खर्च करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे खर्च करते थे, हम बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम्स करते थे, हम हैप्पीनेस करिकुलम करते थे, हम हजारों ऐसे प्रोग्राम्स करते थे जिससे हम बच्चों को एजुकेशन में एनरिच करते थे। और आप देश में एक स्टेट मंत्री जी को टेंट का स्कूल बनवाना पड़ा, एक नकली स्कूल बनवाने में इन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये बीजेपी मॉडल है। बीजेपी केवल और केवल ऐसी योजनाएं लेके आती है जिसमें वो अपनी जेबें कैसे भरे, मतलब ये डिसाइड किया जाता है। बच्चों से, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। निवान शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे होगा ये कि दिल्ली में जो प्रति व्यक्ति कर्ज है वो बढ़ेगा, आपका ये मानना है? वन लाइनर अगर मैं इस आपके बात से निकालूं, बीजेपी जो भी काम कर रही है आज दिल्ली के अंदर, इन्होंने 5 करोड़ रुपए जो है वो आर्टिफिशियल रेन पे बर्बाद कर दिए। कहाँ गया वो 5 करोड़ रुपया? ठीक है, ये बीजेपी के मंत्री बता दें। चलिए ठीक है निवान भाई, ठीक है, मैं आता हूं। काम ये लोग कर रहे हैं, मैं आता हूं। जो काम ये कर रहे हैं उसमें ये इनका फोकस रहता है। मैं आता हूं, एक मिनट निवान भाई आता हूं। आसिफ साहब देखिए, अब क्योंकि ये आर्थिकी का मामला है और इसमें मैं तो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं नहीं, बहुत क्लियर एंड क्लिस्टर है ये बहुत कि आर्थिकी का जो मामला होता है बड़ा गंभीर होता है, लेकिन मोटे तौर पर जितना हम समझ सकते हैं, जो चीजें दिख रही हैं कि सरकार ये कह रही है, इसमें दो पहलू जो अभी तक मुझे समझ में आया। एक पहलू ये है कि सरकार कह रही है कि अब जब आरबीआई डायरेक्ट हमारा बैंकर होगा तो हमें बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। फेयर एनफ, बात समझ में आती है, अच्छी बात है। जो टॉप मोस्ट बैंक जो दूसरों को पैसा देती है वही अगर डायरेक्ट आपका काम देखने लगेगी तो आपको फायदा होगा। दूसरी तरफ एक ये बात जो आम आदमी पार्टी की तरफ या विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कागजों में तो सब कुछ ठीक है, फेयर एनफ है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन पर आएगा तो फिर वही ढाक के 3 बात वाला मसला होगा। देखिए धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है कर्जदार बनाने। ये पूरे हिंदुस्तान को कर्जदार बना चुके हैं। अब दिल्ली की बारी है। 27 साल बाद सत्ता में आए, 12 साल सेंटर में हो लिए, अब आके दिल्ली की सत्ता संभालिए तो दिल्ली के लोग कैसे बचे, कर्जमुक्त कैसे रहे? ये हो नहीं सकता। कर्जा लेकर अपने कार्यालयों का रूप बदल दे, पैसे का रुख अपनी तरफ करे, 11,000 करोड़ की पार्टी बन जाए। पैसा ही तो है वो कहां से आता है सबको मालूम है। इतने मालदार पार्टी बन जाए सबको मालूम है। हर हिंदुस्तान के जिले में अपने खरीद के कार्यालय बना ले, ये पैसा ही तो है। जब कर्ज देश में डूबेगा जब भी तो पैसा मिलेगा, वरना पैसा कहां से मिलेगा? देश कर्ज में डूब रहा, भारतीय जनता पार्टी मालदार पे मालदार होती जा रही। हर जिले में कार्यालय, हर स्टेट के अंदर 5 स्टार नुमा एक कार्यालय बन रहा है। और दिल्ली तो तारीफ काबिल है। दिल्ली का कार्यालय रिहायशी घर जो बना है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सामने, उसमें 5 स्टार आपको होटल फेन लगेगा उस कार्यालय में घुसने के बाद में। ये पैसा कहां से कर्ज लेके तो आ रहा है। आज हिंदुस्तान का नागरिक पूरी तरह से कर्जदार हो चुका है। राइट, दिल्ली की बात, दिल्ली की मुख्यमंत्री 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर और कहती है दिल्ली पे 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करके खर्च कर। अच्छी बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली पे कर्ज 2700 इसका, 400 इसका, 300 इसका, 200 इसका, 150 इसका, 500 इसका, कुल मिला के 5,000 करोड़ कर्ज हो गया। बाकी तो नहीं है ना। बाकी 95,000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा कर रहे हो टैक्स के रूप में, वो क्या खर्च कर रहे हो कि आपको कर्ज लेने की जरूरत और पड़ रही है? ये बताओगे देश को और दिल्ली वासियों को कि 5,000 करोड़ जो पिछली सरकारें छोड़ गई, आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक वो 95,000 करोड़ रुपया कहां खर्च होगा? कौन सी जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता खर्च करेंगे जिसपे कर्ज लेना पड़ेगा इनको? अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जब हमें सरकार मिली 19,000 करोड़ का बजट था, हम थे 19,000 करोड़ का बजट। उस 19,000 करोड़ में से 18 करोड़ रुपए हमारी दिल्ली सरकार सीधा जी की अपनी योजनाएं बताने के लिए खर्च करती। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने, आते ही 500 करोड़ का बजट अपनी योजनाएं बताने के लिए। इतनी बड़ी बर्बादी पैसे की, वो टैक्स के पैसों की दिल्ली वालों की शुरुआत भारतीय आम आदमी पार्टी ने सीधा 500 करोड़। ये बड़ी बात है भाई। रही दूसरे हम कहेंगे उतने कम बजट में दिल्ली को हमारी सरकार ने श्रीमती शीला दीक्षित विकास की ऐसी डगर पे लेके आई कि आज भारतीय जनता आम आदमी पार्टी को
और हमारी सरकार को तकरीबन 12-13 साल में आज भी जिक्र उस कम बजट वाली सरकार का होता है, जिसके वक्त करीब 19,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होते थे। हमने दिल्ली की रूपरेखा कैसे बदली ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज हर चैनल पे हर आदमी जानता है, दिल्ली वासी, कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से बदलाव हुआ, किस तरीके से दिल्ली के अंदर ग्रीन सिटी ने की, किस तरीके से स्कूलों का निर्माण हुआ, किस तरीके से दिल्ली में नए कॉलेज बने, किस तरीके से दिल्ली में नए हॉस्पिटल बने, किस तरीके से फ्लाईओवर बने। ये पैसा हमने खर्च किया ना कम बजट में दिल्ली को बदला। तो ये जो सोच कांग्रेस पार्टी के सेवशीला जी थी, वो दिल्ली का विकास आज भी बोलता है। हमारी सरकार ने जो काम किया आज एक एक जगह बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसको ही बेहतर कर लेते आप तो दिल्ली बहुत आगे चली जाती। नरेंद्र मोदी जी जो 100 स्मार्ट सिटी की बात, एक सेकंड जी, नरेंद्र मोदी जो 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे ना, वो हमारे नक्शे में शीला जी द्वारा दिल्ली 100 स्मार्ट स्टेटों से स्टेट बनती हो। लेकिन वो 100 स्मार्ट सिटी में से तो शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता नहीं पाएंगे, एक का भी नाम नहीं ले पाएंगे। झूठे बोलने की भारत अगर किसी को हिंदुस्तान में हासिल है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ठीक है आसिफ साहब, ठीक है, झूठ बोलना ऊपर किसी ने होता और नीचे तक चला। चलिए ठीक है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राय तपन भारती जी भी हैं। सर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये जो वाद विवाद है और जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इससे इतर आपके हिस्से की इस मामले में सच्चाई क्या है और आप इस पूरे फैसले को किस रूप से देख रहे हैं, कैसे परिभाषित कर रहे हैं इसको? देखिए धनराज जी, बजट आने वाला है। दिल्ली सरकार का बजट शायद फरवरी में आएगा और उसके पहले केंद्र सरकार का बजट आता है। तो हम पिछले 2 वर्षों से यूं कहिए कि रेखा सरकार तो खैर 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है, उनके आने के बाद से हम स्टडी कर रहे थे कि सरकार को कई विकास के काम में पैसे की जरूरत है, लेकिन फंडिंग नहीं हो रही थी। और 1 लाख करोड़ जो बजट है, जो पिछला बजट 1 लाख करोड़ था, उनमें 95,00,000 का तो बजट क्लियर था कि वो एक्सपेंडिचर खर्च करना है, तमाम वो सारी चीजें उसमें शामिल है, वेतन से लेकर पेंशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना था। 5,000 करोड़ रुपए कर्ज की वापसी में सरकार को देना था। अब है कि सरकार की बहुत सारी घोषणाएं हैं, जैसे यमुना में स्टीमर चलाना है, यमुना की सफाई करनी है, सड़कें बनानी है, अस्पताल के बहुत सारे काम रुके हुए थे उसमें खर्च करने हैं। इन सबको लेकर जो दिक्कत हो रही थी, मुझे लगता है कि इसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय का भी सहयोग है, तभी आरबीआई ने ये पहल की है। अच्छा काम हुआ है। इस काम से फायदा क्या हुआ कि जहां दिल्ली सरकार प्रति वर्ष 6,000 करोड़ रुपया कर्ज वापस कर रही थी, अब वो 6,000 करती है वापस, तो रेशियो घटेगा, मतलब कर्ज का जो रेशियो है ना वो अनुपात घटेगा। या यूं कहिए कि 6,000 घटेगा, अब 4,000 करोड़ ही ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, तो एक बड़ी सफलता है। 2,000 करोड़ यदि बचता है तो दिल्ली सरकार उस फंड का इस्तेमाल करेगी। पहली बात है कि 28 साल देरी क्यों हुई, इस देरी पर मनन सबको करना चाहिए। क्या बीजेपी ने गलती की, या आम आदमी पार्टी ने गलती की, या कांग्रेस ने गलती की? गलती तो कहीं ना कहीं हुई। तमाम राज्य सरकारों को इस तरह की छूट मिली हुई है। अब ये आरबीआई को उन्होंने बैंकर बनाया। आरबीआई की शर्तें बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम करेंगे, आप यदि रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, या अस्पताल बनाएंगे, या जितने भी तरह के यमुना के लिए काम करेंगे, सब में हम पैसा देंगे आपको। लेकिन सैलरी, वेतन और पेंशन के लिए वो पैसा नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा कंडीशन है और ये कंडीशन होना भी चाहिए। ये कंडीशन, इस तरह की कंडीशन वर्ल्ड वाइड भी लगाता है। अब जहां तक विपक्ष के नेता जो बैठे हुए हैं इस आज के डिबेट में, वो कह रहे हैं कि कर्जदार है भारत, कर्जदार है दिल्ली सरकार। कर्जदार तो हर राज्य है। कौन सा दुनिया का कौन सा देश नहीं है जो कर्जदार है? अमेरिका तो कर्जदार है। दुनिया में शायद एक ही देश है जो कर्जदार नहीं है, शायद ब्रुनेई उस कंट्री का नाम है। बहुत पैसा है उनके पास, पेट्रोलियम आबादी भी ब्रुनेई की काफी कम है, आबादी भी कम है, काफी कम है। उनके ऊपर लोड नहीं है। उस देश को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया कर्ज के, और हम और आप जो जीवन जीते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कर्ज के हिस्से से हम प्रगति करते हैं। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव जानता हूं कि मैंने यदि कर्ज नहीं लिया रहता तो एनसीआर में हमारा। निवान भाई कुछ कह रहे हो क्या? निवान जी कुछ? निवान जी, मैं सरकार की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, एक टिप्पणी है निवान शर्मा की।
मैं इनकी सारी बात से सहमत हूँ। सारे देशों को कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन वो कर्जा लेकर लोगों पे लगाया जाता है, नेताओं की जेब में नहीं जाता। ये फर्क है, बस ये मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। देश के अंदर 200 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, लगा कहीं नहीं, नेताओं की जेब में गया। चलिए ठीक है, हाँ अब बोल लीजिए सर रायतपन भारती जी। चलो उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। हाँ जी अनिल जी, हाँ गुप्ता जी प्लीज। लगता है कि आज का जो ये फाइनेंशियल डिबेट था, अगर फाइनेंशियल चीजों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते तो अच्छा लगा। रायतपन भारती जी ने पूरी डिटेल में बताया फाइनेंशियल बैलेंस शीट कैसे बनती है, किस तरीके से प्लानिंग होती है। अभी केजरीवाल मॉडल की और शीला दीक्षित मॉडल की बात कर रहे थे, तो दोनों मित्रों से अनुरोध करूंगा कि पंजाब और हिमाचल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दी जा रही, 2-2 महीने लेट दी जा रही है। वो दोनों मॉडल उनको जरा गाइड करते हैं, बता दें। केजरीवाल साहब जाके मान साहब को बता दें कि पंजाब की फाइनेंशियल हालत कैसे ठीक करनी है। आम आदमी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बता दें हिमाचल में जाके, कर्नाटक में जाके कि कैसे उसकी स्थिति ठीक करनी है। मुझे लगता है जिस तरीके से डिटेलिंग में कोई भी डेवलपमेंट का काम है, रायतपन भारती जी ने बोला है, मैं उसको दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन बता रहा हूं। इन्होंने कहा कर्जा ले लिया, ये ले लिया पूरा आरबीआई की बैंकिंग, क्योंकि जब सारी यूनियन टेरिटरीज आरबीआई को अपना लीड बैंकर मानती है तो दिल्ली को क्यों रखा गया, क्या उनका था? इन्होंने कहा कि जेबें भरते हैं। ये एक एग्जाम्पल देना, अगर भारत के आरबीआई जैसे बैंक पे अगर कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का प्रवक्ता क्वेश्चन मार्क करे तो मुझे उनकी सोच पे भी तरस आता है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंस शायद मुझे लगता नहीं कि विश्व में कोई बैंक होगा जो आरबीआई होगा। और अगर मैंने कहा कि जो लेगेसी में कर्जा मिला है उसको रिपेमेंट तो करना है, मुकर तो सकते नहीं है। और आगे डेवलपमेंट के लिए जो हमारा बजट आएगा, बजट में सारी डिटेल आती है, कितना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, कितना टैक्स कलेक्शन है, कितना हमारा डेट है, कितना क्रेडिट है, सारी चीजें उसमें आएंगी। और अगर हमें नई सड़कें बनानी है, अगर हमें नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, पुराने हॉस्पिटल्स को पूरा करना है, हमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, क्योंकि इतना सारा लेगेसी में ये प्रॉब्लम छोड़ के गए हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है। ये सिर्फ कर्जा नहीं होता जो कर्जे की बात करें, ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होता है। आज जितने देश में हाईवे बन रहे, चाहे प्राइवेट बना रहे, चाहे एनएचआई बना रहे, सब कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं और 10 साल के लिए, 20 साल के लिए लेते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, टोल की कलेक्शन होती है, उसका रिपेमेंट होती है। कोई आदमी अपनी फैक्ट्री लगाता है, लोन लेता है, फैक्ट्री लगाता है, माल बेचता है, फिर उसकी रिपेमेंट करता है। अगर देश को और राज्य को तरक्की करनी है तो उसको ये सारी चीजें अवेल करनी पड़ती है, तभी तो आगे देश बढ़ेगा। बैंक कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर इनको बेसिक फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं पता तो क्या डिस हर चीज में लेके आएंगे कि जेब भर रहे। आप एक एग्जाम्पल बताइए ना सर। अगर मैं कांग्रेस के मुख्यालय की बात करूं जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हैं, और मैं बीजेपी मुख्यालय की बात करूं तो कई ज्यादा महल नुमा कार्यालय अगर हैं तो कांग्रेस का, जाके आप अपना चैनल ले जाके देख लीजिए जो बात करते हैं। तो इस तरीके से बात करना फाइनेंशियल की, आप आरबीआई को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मुझे तो सोच पे तरस आता है। आप जाके अपनी पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति क्यों नहीं ठीक करते? वहां के कर्मचारी कितने गुस्से में, जरा देखिए ना। आप हिमाचल में एक छोटी सड़क नहीं बना पा रहे क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है जी। पर आप बात करेंगे जो भी काम करें, आपको क्रिटिसाइज करना है कीजिए, पर आपको देश के लीड बैंक पे क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज में आपको वही देश विरोधी बात करनी है। आपको करनी करते रहे, जनता ने आपको सबक सिखा दिया, आगे भी सबक सिखाएगी। हाँ, अगर हमारी पॉलिसी में, हमारे नीतियों में कोई गलती है तो आप क्रिटिसाइज कीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। पर मेरा तो निवेदन है कि आरबीआई जैसे लीड बैंक पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, निवान जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ बोलिए। देखिए धर्मराज जी, हंसी आती है ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पे, हंसी आती है। क्या आपके डिबेट पे एक बार भी मैंने आरबीआई पे क्वेश्चन किया? ये वो पार्टी है जिसके ऊपर बड़े बड़े बैंक्स ने सैंक्शन लगाया अलग अलग स्टेट्स में। आपको हैरानी होगी जान के। ये वो पार्टी है जिसके इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लेकर धंधा देने। निवान जी, आपकी नेचर में है झूठ परोसना, तथ्य बताइए ना। मैं भी आप पे कह सकता हूं, तथ्य बताइए।
किसने लगाया? पर आपको क्योंकि चैनल पे आके झूठ बोलना है, पंजाब की हालत जाके देखिए। निवान जी अपना जो ज्ञान है जरा मान साहब को बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी मान साहब को, अपना ज्ञान वहां बता दीजिए जाके। ठीक है बड़ी उनका ज्ञान होगा, तथ्य से बात करेंगे। आपको आपने क्या, आपका दिक्कत क्या है? क्योंकि आप अपनी बात झूठ से शुरू करते हैं, झूठ पे खत्म करते हैं। मान साहब को जरा ध्यान दे दीजिए जाके, अपना ठीक है पंजाब की स्थिति ठीक कर दें। ऐसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता अपना जाके हिमाचल में ज्ञान दे दीजिए जिससे कि वो ठीक कर लें, पर वहां ज्ञान नहीं देंगे। वहां तो बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। दिल्ली में जब स्थिति ठीक है, आप ये बताइए आपने मेट्रो का पैसा क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए आपने सब्सिडी का पैसा क्यों नहीं दिया केजरीवाल साहब ने? आपने जो हॉस्पिटल शुरू करने थे उसका पैसा क्यों नहीं दिए? 900 करोड़ रुपए जीएसटी रिफंड क्यों नहीं दिया? ठीक है निवान शर्मा जवाब दे रहे हैं। निवान शर्मा बताइए जो उनकी आपत्तियां हैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो कह रहे हैं। मैं आपके चैनल, धर्मराज जी आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं, हम बहुत शुरू से डिबेट करते हैं आपके साथ। मैं आपके चैनल पे बिना तथ्य के कभी कोई बात नहीं करता। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था जिसके अंदर ये एसबीआई जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भाजपा की लिस्ट देने से मना कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और लिस्ट निकलवाई और उसके अंदर क्या निकल के आया कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए चंदा लिया, उसके बदले में चंदा दिया। आम आदमी पार्टी ने कितना पैसा लिया बताना चाहिए। आम आदमी और कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी और कांग्रेस ने जो करोड़ रुपए चंदा में लिया इलेक्टोरल लॉज में। ठीक है आप दोनों क्या आपको अपने 300 करोड़ रुपए आम आदमी और कांग्रेस ने चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से। वो अब सर अभी मेरे पास तो वो कागज पत्तर है कि मैं निकाल के दिखा दूं सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एक मिनट निवान जी एक बात बताइए। नहीं निवान जी एक बात बताइए। अगर एक मिनट निवान जी आपको बताना पड़ेगा कि अनिल गुप्ता जी एक मिनट हम डिटेल हो जाएंगे ना। निवान जी एक बात बताइए, अगर दिल्ली सरकार ये पहल कर रही है कि आरबीआई उनका जो बैंकिंग पूरा सिस्टम है उसको देखे और उससे सरकार को अगर कर्ज कम में जो ब्याज जो उनको कर्ज लेना होता है उसको उसके लिए उनको ब्याज भी कम लगेगा, तो इससे कोई राहत तो दिल्ली सरकार को होगा और दिल्ली सरकार को होगा मतलब दिल्ली के लोगों को होगा। इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है ना। धर्मराज जी मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि बीजेपी ने हर स्टेट को कर्जई बना दिया है। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स, फिर झूठ बोल रहे हैं। आपके पास जो बताए ना किसको कर्जा बनाया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पंजाब की हालत देश में सबसे बुरी हालत अगर किसी राज्य की है तो पंजाब की है। कर्जा देने के लिए पैसे नहीं है और आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो 900 करोड़ रुपए की करीब लिया आम आदमी पार्टी ने, वो वापसी करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस ने भी लिया 1000 से ज्यादा, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आधा झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको इसलिए भेजा जाता है कि आपको तथ्य पता नहीं है। जाने चाहते हैं आपकी पार्टी। अरे फ्रॉड आपने करा जब तिहाड़ जेल में गए। फ्रॉड नहीं करा होता पीएमएलए में तिहाड़ जेल नहीं जाते। आपकी पार्टी अभी भी केस पार्टी है तिहाड़ पहली बार हुआ है। आपने रिकॉर्ड बनाया कि तिहाड़ से सरकार चलाई खराब करके भाजपा दफ्तर 5 स्टार बना रही है। आपकी पार्टी 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं भाजपा के पूरे देश में। कहां से आ रहा था? शीश महल किसने बनाया? शीश महल किसने बनाया? करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के घर बनाए, बताओ ना कहां से आ रहा है शीश महल? भाजपा के मंत्रियों के करोड़ों रुपए घर बन रहे, ऐसा कहां से आ रहा है? रहने के लिए शीश महल बनाते हैं। तो लूट के खा गया पूरे देश को जो है वो एक व्यक्ति को बेच दिया। पूरे देश को इन्होंने एक व्यक्ति को बेच दिया। इन्होंने पूरे देश को, देश के पोर्ट बेच दिए। ठीक है मैं ना सर अब देखिए मैं अब देश के संसाधन निवान जी अनिल गुप्ता जी हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। उस रास्ते पे हमें नहीं जाना। यहाँ पे मैं आसिफ साहब को इंट्रोड्यूस करूंगा, बीच में कुछ कमेंट करना चाहते हैं। आसिफ साहब आपको भी कुछ कहना था? देखिए मैं तो इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तारीफ है। सवाल उठे भारतीय जनता पार्टी पे, सवाल उठे इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पे, आरबीआई पे उंगली उठा रहे हैं, आरबीआई पे उंगली उठा रहे हैं। आरबीआई का तो कुछ जिक्र ही नहीं कर रहा मेरे भाई, इसीलिए कुछ जिक्र नहीं किया। ये तो आरबीआई से लोन लेने की बात हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता में आवाज उठते ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता लेना चाह रही है। सरकार चले लगे मॉडल वहां भेज दो ना, आपको दिक्कत हो रही है।
कि अनिल जी, कुलदीप सेंगर मालूम है देश को, आधा झूठ बोलते हो, मालूम है, आधा सच पूरी बोलते हो, सरकार जान का देते हो, नहीं, अपनी पूरी सरकार सरकार को का संभाल लो। इस मॉडल को छोड़िए, अब मुद्दे पर बात कीजिए। दिल्ली में एक सक्षम सरकार चल रही है, अजीब सरकार दिल्ली में चलने में मजबूत चुनी सरकार में चल रही है, दिल्ली में डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, ये दिक्कत है आपको। चुनी सरकार गिराना, महात्मा गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को धन का प्रयोग करके चुनी सरकार को गिराना, इसकी मिसाल है हिंदुस्तान हरी भरी है, बताओ ना। अरे राजीव गांधी जी ने जब कहा तो था, देश एक का बार हो भेजता गया, हूं, 10 पैसे नीचे मिलते जब भी को दुनिया हैं। की राजीव गांधी जी ने नंबर खुद पर एडमिट किया था। नरेंद्र मोदी की नोट कर लो भारत उसको। सरकार को बना दिया, भारत पर चैनल के पे नाम आएंगे, को बना दिया भाषण नरेंद्र मोदी ने। देंगे, तथ्य कुछ होते नहीं है। सुन भाग जाओ, भागो तथ्य होते नहीं भागो, सबसे भारतीय जनता पार्टी है, भागो मुझे ना निवान भाई से और आसिफ साहब से एक सवाल है। पहले ये जो एमओयू है, दोनों से पहले आप लोग ना 10-10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। निवान भाई पहले आप बोलिएगा, फिर आसिफ साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। इस एमओयू से आपको कोई आपत्ति, निवान भाई, आपकी पार्टी को? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं हमारी इनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से आपत्ति है। हम इस फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ हैं जो लोगों को कर्जा में डुबाना चाहती है। ये बोलते थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में कहा था। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं, मैं उस पे आता हूं। आसिफ साहब अभी बताइए, ये जो पुराने वादे पे नहीं, निवान भाई मैं आता हूं, निवान साहब आता हूं। ठीक है, आसिफ साहब ये बताइए, ये जो एमओयू हुआ है ये सही है या गलत है? बस तकनीकी तौर पर आप साथ हैं या नहीं, एग्जीक्यूशन पे हम इसके बाद बात करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार को जो अच्छा लगता करे, लेकिन जो चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी का ना, जो 11,000 करोड़ में इकट्ठा हो गया, तमाम का कार्यालय इस पे सरकार का पैसा आएगा, आसिफ साहब थोड़ा बहुत राजनीतिक बातें ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नीतिगत तौर पर दो चीजें होती है। एक होता है नीतिगत तौर पर आप इस फैसले से सहमत है या नहीं, और दूसरा होता है कि मैं नीतिगत तौर पर सहमत हूं लेकिन एग्जीक्यूशन पे मुझे शक है कि ये लोग एग्जीक्यूशन उस हिसाब से कर पाएंगे। दो चीजें होती हैं। तो नीतिगत तौर पर तो सहमत होंगे ना आप लोग, या नहीं है? मैं इसका जवाब दे दूंगा ना आपको। पैसे की बात है ना, जब चंदे का धंधा शुरू हुआ, बॉन्ड जमा हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई, जब जाके सरकार ने बताया। अगर इनकी नीयत साफ होती जब भी खोल देते हैं। और सबसे ज्यादा हजारों करोड़ रुपए इनको मिला, ऐसी ऐसी संस्थाओं से मिला, ऐसे ऐसे। अरे बोलने के भाई साहब, आपको परेशान हो गया आपकी बात, क्यों नहीं बोलेंगे भाई साहब को डरना है। हकीकत का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गया, एक मिनट, अब एक मिनट, निवान जी, एक मिनट, ठीक है, जवाब दूंगा। हाँ बोलिए, फिर निवान जी के पास। तो जिनको तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को, जब अपनी बारी है तब बोले, हकीकत का सामना करते हो, चले लगे ठीक से, दूसरे को बोलने का मौका दे। हम बीच में सुन रहे हैं इनको, इनके बीच में बोल ही रहे, इनके बीच में बोले, सुन रहे, इनकी सारी झूठी बातों को हम सुन रहे हैं, लेकिन बीच में नहीं बोल रहे। क्या नंबर है बोले, कोई नहीं रोक रहा इनको। हाँ बोलिए। हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ, MIC ग्रुप का। आपको क्यों साइन करना पड़ रहा है? दिल्ली को तो कोई जरूरत है नहीं। जब हमारी सरकार थी, मैंने आपसे कहा ना, कम बजट में हमने दिल्ली का डेवलपमेंट किया। आज आपकी सरकार है, आप कम बजट में डेवलप करो ना। आपको कर्ज लेने को, दिल्ली वासियों को कर्ज में डुबाने की जरूरत क्या है? मुल्क तो पूरा डुबा दिया नागरिक आपने, अब दिल्ली वालों को जरूरत क्या? आपको बताइए। नहीं सर, एक मिनट, आसिफ साहब एक मिनट, देखिए, अगर मुझे कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान व्यवस्था के अंतर्गत एक मंत्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो पहुंच है वो मुख्यमंत्री तक है, तब तो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि मैं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचूंगा, मंत्री के पास क्यों जाऊंगा? क्योंकि आदेश तो उसी रास्ते से आना है। तो अगर फाइनेंशियल जो लेन देन है वो देश में हर राज्य अलग अलग बैंकों के जरिए करती है, और वो सब बैंकों का जो सुपर बॉस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर सरकार ये कर रही है कि डायरेक्ट हम RBI के साथ डील करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, हमने RBI की डील के साथ तो बुराई का कुछ जिक्र ही नहीं किया। बुराई है ये तो देश के प्रधानमंत्री, आप तो बोल भी नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी को। अरे मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे। मेरी बात ही पूरी तो होने दो कम से कम। मैं तो ये कहूंगा, आज आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है, RBI से आपने समझौता किया, ठीक है, लेकिन जब चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जो हम 2,500 रुपए देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, ये दिल्ली पे कर्ज लेकर तब देंगे आपको।
इसीलिए 1 साल होने जा रहा है, इसलिए ना आपने अपने 2,500 रुपए दिए, ना 500 रुपए का सिलेंडर आया। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आसिफ साहब, आपने एक मिनट निवान जी बताइए, बार बार ये बात आ रही है कर्ज की। हर स्टेट गवर्नमेंट कर्ज लेती है अपने अपने समय पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर्ज लेती है अपने अपने समय पर, सबने लिया है, हर स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। और कर्ज भी क्या होता है, जो जीडीपी होता है उसका एक फिक्स लिमिट है कि उसके नीचे तक कर्ज अच्छा है, बट उसके ऊपर मतलब कर्जा लेके घी पीने वाला मूड नहीं होना चाहिए। एक लिमिट तक हर स्टेट या सेंटर कर्ज लेती है रही है। आपके हिसाब से ये कर्ज आपको क्यों लग रहा है कि दिल्ली सरकार कर्ज लेकर दिल्ली के लोगों को कर्ज के दलदल में धकेलेगी? मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं। हमने 10 दिन के अंदर सरकार चलाई, हमने तो 1 रुपए का कर्जा नहीं लिया। हम 19,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए का बजट ले गए और हमने शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया, और फिर भी मुनाफे का बजट। ये झूठ बोलते रहे पूरे चुनाव में कि मुनाफे का बजट नहीं है, मुनाफे का बजट नहीं है, और जब खुद आए बजट लेकर तो उसमें बता नहीं पाए कितना घाटा है। आज तक नहीं बता पाए दिल्ली पे कितना घाटा है, बस बोलते जाएंगे हमें घाटा मिला, बताएंगे नहीं कितना घाटा। हमारी प्रॉब्लम है बीजेपी इंटेंशन से, बीजेपी का ध्यान लिमिटेड रिसोर्सेज में जनता को फैसिलिटीज देना नहीं है। बीजेपी का ध्यान है और पैसा आके और पैसा इकट्ठा करना, पैसे से पैसा बनाना, पैसे से सत्ता में आना, सत्ता से फिर पैसा बनाना। ये है बीजेपी का नेचर, जो दूसरे स्टेट्स में 7-7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया, ये दिल्ली में भी कर रहे हैं। 2500 रुपए क्यों नहीं मिले आज तक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और सबसे खतरनाक चीज जो दिल्ली में अब ये कर रहे हैं, मैं कह के खत्म कर रहा हूं धर्मराज जी अपनी बात, जनता समझ जाएगी आपकी। इन्होंने प्राइवेट स्कूल बिल लाकर प्राइवेट स्कूल पे जो हमने नकेल कस रखी थी कि उनकी हिम्मत नहीं थी फीस बढ़ाने की, इन्होंने ऐसा बिल लेके आए जिससे प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करे और गवर्नमेंट स्कूल का वही हाल हो जाएगा जो 10 साल पहले था हमारे आने से पहले, और प्राइवेट स्कूल के ऊपर लोगों को जाना मजबूरी हो जाएगी। और प्राइवेट स्कूलों के बाहर इन्होंने बाउंसर खड़े कर दिए, जो किसी की हिम्मत ना हो जो यहाँ के शोर शराबा करे। ये सरकार की नीयत पे हमें सवाल, आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना खतरनाक काम करने जा रहे हैं दिल्ली में। 2,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए, 2,000 करोड़ रुपए का हमने कर्जा नहीं लिया, हमने अपने लोगों से रिक्वेस्ट करके अपने टैक्स को बढ़ा के हमने उससे खर्चा किया। आज दिल्ली का जो हिस्सा बनता है जीएसटी में, केवल आप हैरान हो जाएंगे कि केंद्र सरकार हमें केवल 352 करोड़ रुपए देती थी, हमें 1 रुपया केंद्र नहीं मिलती थी। हमने फिर भी दिल्ली के अंदर सब कुछ मुफ्त करके दिखाया, और आज ये इनके 4-5 हाथ घी में डाल के ये इधर से भी पैसा, एमसीडी भी पैसा, दिल्ली सरकार से भी पैसा, केंद्र से भी पैसा, और प्रोजेक्ट के नाम पे जीरो। ठीक है, ये नकली यमुना घाट क्रिएट करेंगे। अनिल जी जवाब देंगे, अनिल गुप्ता जी। देखिए, मुझे लगता था कि आज जो प्रवक्ता होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग पे, फाइनेंशियल सिस्टम में बात करेंगे। नॉर्मली 3 से 3.5% जिस भी राज्य का ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो नॉर्मली अलाउड होता है, ऐसे केंद्र में होता है। अभी निवान जी बात कर रहे थे, वो आसिफ जी बात कर रहे थे, पंजाब का इससे कई गुना ज्यादा एक्सीड हो चुका। आज पंजाब के ऊपर 4.17 लाख करोड़ की बोरिंग है। अगर हिमाचल की कहेंगे उसकी भी निकाल देंगे, उसकी भी इससे कम नहीं होगी। ऐसे ही कर्नाटक की बात करें, बिल्कुल फाइनेंशियल बैलेंस शीट। सर, अगर मैं झूठ बोलूं तो दोबारा डिबेट में आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू। अगर एक भी पॉइंट गलत हुआ तो दोबारा डिबेट में नहीं आऊंगा। आप झूठ बोलते हैं, मैं सुनता रहूं, ऐसा नहीं होगा। हमारे 3 से 3.5, और आपको बताता हूँ दिल्ली का आपने क्या हाल किया। दिल्ली में आपने मेट्रो का आप बात करते हो, 2700 करोड़ रुपए मेट्रो का पेंडिंग का शेयर क्यों नहीं दिया? आपने ईवी सब्सिडी जो देनी थी वो नहीं दी। 1 लाख करोड़ रुपए कम कर दिया हमने, रिफंड जो ट्रेडर्स का देना था नहीं दिया। हॉस्पिटल्स का काम रोका आपने, सड़कें निर्माण नहीं की। आप झूठ का जो बजट बनाया है, टोटल आपको खर्चा कितना छोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। अभी रतन भारती जी ने बताया 5,000 करोड़ तो अभी रेखा गुप्ता सरकार ने आपका कर्जा उतारा है, और बाकी भी कर्जा उतारने वाले हैं। पर क्योंकि आपको फाइनेंस की एबीसीडी नहीं पता, आपको सिर्फ भाषण देना आता है, आपको बैलेंस शीट नहीं पता, आपको जीडीपी नहीं पता, आपको रिवेन्यू कलेक्शन का नहीं पता, जीएसटी नहीं पता, आपको बोलना है। पंजाब में आप बोलेंगे नहीं,
4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आपने कर दिया, आपने तो हिमाचल में हमें कर दिया है। पर आप, अरे सर, अगर आप टॉपिक देख के आए तो थोड़ा पढ़ के आ जाते, पता लग जाता आपको। इसी साल 5,000 करोड़ का जो आपका केजरीवाल साहब ने कर्जा किया हुआ था, अभी उतारा है रेखा गुप्ता सरकार ने, और आगे भी उतारेंगे। और अगर आरबीआई से, अगर आपको दिक्कत है आरबीआई से डील करने में, तो क्या केजरीवाल के नाम से कोई बैंक है उससे डील करेंगे? देश का इतना प्रेस्टीज बैंक है जो फाइनेंशियल देखता है। आपके फेडरल स्ट्रक्चर में जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब आरबीआई से डील कर रही थी, सब दिल्ली छोड़ के। क्यों आपने, क्या वो प्लानिंग थी, क्या आपकी वो थी जो आपने आरबीआई से डील नहीं किया? केजरीवाल साहब को जवाब देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। सर समय का में एक एक करके बोलिएगा तो बातें डील कर रहे थे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो पाएंगे। ठीक है, आपकी गलतियों को हम सुधार रहे हैं। ठीक है, दिल्ली की फाइनेंशियल, आपने दिल्ली को जो बुरा हाल किया उसको हम ठीक कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आपको लगता है आप जाके, अब एक राज्य बचा वो भी जाने वाला है आपका, उसको जाके ठीक कर ले। चलिए ठीक है, पैसे नहीं है। मैं सर एक मिनट, निमान शर्मा जी, एक बात जो बार बार आ रही है कि जिस कर्ज को लेकर 2 पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि आपने दिल्ली को कर्ज में छोड़ा, और दूसरा आपके आम आदमी पार्टी रूलिंग एक स्टेट है पंजाब, वहां पर भी सरकार ने खूब कर्ज लिया है, ये आरोप है, और उसके कुछ डाटा भी वो बता रहे हैं। इस पर आपका काउंटर क्या, वो जल्दी से बता दीजिए आप। देखिए, सबसे पहली बात कि आज तक ये नहीं बता पाए दिल्ली पे कितना कर्ज हमने छोड़ा। हम कह रहे हैं हमने 1 रुपए का कर्जा नहीं छोड़ा। आप डेटा देख के मुझे चुप करा दो, आप श्वेत पत्र पे दिखा दो दिल्ली सरकार का डेटा कि हमने कर्ज लिया, नहीं लिया, झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, पंजाब पे इन्होंने कहा 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमें मिला था, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उतार चुके हैं हम। देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो 50,000 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट देके कर्जे को कम करती है, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म की। ये गुजरात मॉडल का डंका पूरे देश में पीटते हैं। गुजरात पे आज 4,67,000 करोड़ रुपए का कर्जा है सर, ये पूरे देश को कर्जे में डुबाएंगे। यूपी पे 7 लाख करोड़ का कर्जा है, महाराष्ट्र पे 7,22,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इन्होंने पूरे देश को, ये देश पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी देश पे कर्जा उतार रही है। मैं आता हूं निवान भाई, जल्दी से एक आसिफ साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ आसिफ साहब बोलिए। मैं कहूंगा, जब आरबीआई से सरप्लस पैसा लिया, क्यों लिया गया? आरबीआई मना करता रहा, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती ले लिया, गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा आरबीआई गवर्नर। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती नीति है। उसकी आरबीआई की जिसके जिक्र कर रहे हैं, जिस आरबीआई पे किसी भी पार्टी ने, दोनों प्रवक्ताओं ने कहा, कोई आरबीआई का जिक्र ही नहीं किया। जिक्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो रहा है, आरबीआई का विरोध, आरबीआई का विरोध। क्या मजाक बना रखा अपनी टीम के लोग बैठकर? असल मुद्दों पर की बात कीजिए ना। आरबीआई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को मना करता था, लेकिन आपने जबरदस्ती सरप्लस पैसा आपने लिया, क्यों लिया? किस पे खर्च किया वो पैसा? और देश को कर्ज में डुबा दिया उससे ज्यादा। तो ये पैसे का इस्तेमाल होकर क्या कर रहा है, देश को बताइए ना। आपके पास भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा इकट्ठा कैसे हो रहा है, देश को मालूम होना चाहिए ना। आप खोलिए सारे पन्ने, यहाँ से हमारे पैसा आ रहा है, ये खर्च कर रहे हैं हम। ये पैसा खर्च करके, आप इकट्ठा करके, लोन लेने के बाद में जिनको कर्जदार बनाया, उन सबकी जो चुन के सरकार आपके खिलाफ आती है, उनको गिराने का काम करते हैं। ये सब पूरे देशवासियों को मालूम है भारतीय जनता पार्टी नियत का। तो इससे ज्यादा क्या कहे? हमने कम बजट में दिल्ली को चला के दिखाया, और दिल्ली बदली। और हमारे जाने के बाद में दिल्ली के स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या ठीक है राय तपन भारती जी का संपर्क में गया था, फिर से जुड़ चुके हैं। राय तपन भारती जी, सर समय कम है, जल्दी से आपने पॉलिटिकल लोगों को सुन लिया, आपका इन पॉलिटिकल लोगों के बयानों पर एक संक्षिप्त कमेंट सर। देखिए, फंड की कमी के कारण आपको याद होगा कि आरटीएस जो मेरठ को कनेक्ट करना है और काम अंतिम प्रोसेस में है, और उधर गुड़गांव और अलवर की तरफ जाना है। इस फंडिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस हुई, उसमें दिल्ली सरकार को माने खिंचाई हुई थी। उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि वो फंडिंग नहीं कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से वो फंडिंग हुई। मुझे ये बताइए, मुझे एक व्यक्ति की बात याद है, कोई कर्ज लेने में 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ। एक भाई ने कर्ज लिया, 10 लाख का मकान खरीदा, 10 लाख उसने ब्याज दिए, 20 लाख। आज उस व्यक्ति ने हमें बताया कि हमारे मकान की कीमत तो आज 1 करोड़ हो गई। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी कुछ खर्च करते हैं तो लगेगा कि कर्ज है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम दर पर है, कम ब्याज पर है, आरबीआई मुहैया कराएगी फंडिंग जब मुहैया होगी तो काम होगा। दूसरी बात है कि रेखा सरकार ने जो वायदे किए हैं चुनाव के दौरान, बीजेपी सरकार ने, भाजपा ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए भी फंड की जरूरत है।
बहुत सारी जगहों पर। और मेरी जानकारी में 1,10,000 करोड़ का बजट आने वाला है अगले चुनाव में, अगले बजट सत्र में। वो चलिए सर, 1,10,000 के लिए आरबीआई के साथ करार बहुत जरूरी था धर्मराज जी। चलिए, आरबीआई के साथ करार जरूरी था क्योंकि सरकार को अपने वायदों को पूरा करना है, लेकिन विपक्ष की कुछ असहमतियां हैं, कुछ उनके सत्ता पक्ष के इंटेंशन को लेकर सवाल हैं, उस पर आगे हम लोगों की नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।